बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी यूट्यूब चैनल। अगरचे पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी अपर हाउस की कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर 6 साल है, मगर आईन पाकिस्तान के मुताबिक हर 3 साल बाद सेनेट की कुल तादाद यानी कि 104 सीट्स की निफ्स जो तादाद बनती है यानी कि 52 सेनेटर्स की नशस्तों पर इंतखाब हुआ करते हैं। इसी तरह 3 साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक इस साल 3 मार्च 2021 को भी मिड टर्म इलेक्शंस सेनेट के मुनक्किद हुए। फाटा के बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम होने के बाद जो फाटा की यहाँ 8 सीट्स सेनेट में दी गई हैं, उसमें उसकी निफ्स सीट्स यानी कि 4 सीट्स ख़त्म हो गई थी। तो इस तरह फिर इस साल मिड टर्म इलेक्शंस में 48 जो निस्फ तादाद सेनेट की बनती है फाटा की सीट्स को निकाल कर, तो उन 48 नशस्तों पर इंतखाब हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक 3 मार्च 2021 को ये इंतखाबात मुनक्किद हुए। यहाँ आम सूबों को एक बराबरी दी गई है। उसी तरह जहां पूरे सूबों की नशस्तों पर इंतखाबात मुनक्किद हुए, वहीं इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में जो जनरल नशस्त है वहाँ जो है कांटे का मुकाबला की तवक्को की जा रही थी और कांटे का मुकाबला ही वहाँ देखने में आया। वहाँ से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी जनरल नशस्त पर खड़े थे और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कि इस वक्त हाजिर वज़ीर ख़जाना भी हैं अब्दुल हफीज़ शेख, वो खड़े थे। तो ये इंतखाबात मुनक्किद हुए और ये इस इंतखाबात में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जो उनके उम्मीदवार थे, वो गैर मुतवक्के तौर पर, हैरान कुन तौर पर वो जो हैं कामयाब हुए। हालांकि जो जितनी पेशनगोई की जा रही थी और जितने यानी कि उम्मीदें लगाई गई थी वो तमाम अब्दुल हफीज़ शेख से ही लगाई गई थी, उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट थी। मगर फिर हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी, वो यहाँ से कामयाब हुए। इसके साथ इस इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत और ख़ासकर वज़ीर आज़म इमरान खान की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये जो इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं, सेनेट इलेक्शंस, ये माजी से हटकर इस बार जो है ओपन बैलेटिंग के थ्रू मुनक्किद किए जाएं। चूँकि ये दिहाइयों से पाकिस्तान में जो सेनेटर्स के ख़रीदो फ़रोख्त का अमल, ये ज़मीर फरोशी का जो एक अमल है, ये जारी रह रहा है और ये जारी रहता था। तो इसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान भी बड़े ही जो है सरगर्म अमल थे कि ये अमल ख़त्म हो जाना चाहिए, ज़मीर फरोशी का ये अमल अब हर कीमत पर ख़त्म हो जाना चाहिए। और इसलिए इस काम के लिए फिर मौजूदा हुकूमत पीटीआई ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक जो है रेफरेंस भी दायर हुआ और इसके साथ एक सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया कि जिसके तहत ये इलेक्शन जो है ओपन बैलेटिंग के थ्रू मुनक्किद किए जा सकते थे। मगर वो सदारती ऑर्डिनेंस जो था वो उसका निफाज इसके सुप्रीम कोर्ट में जो एक रेफरेंस दायर किया गया था ओपन बैलेटिंग के लिए, जो एक परमिशन लेने के लिए रिक्वेस्ट दायर की गई थी, उसके फैसले के साथ मशरूत था। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये इजाज़त दे देती तो फिर ये सेनेट इलेक्शंस जो हैं ये ओपन बैलेटिंग के थ्रू मुनक्किद किए जा सकते थे, और अगर नहीं तो फिर ये इसी आइन के मुताबिक, आइन पाकिस्तान के मुताबिक सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू ही मुनक्किद किए जा सकते हैं। तो इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब सारे फरीकैन की बात सुनी, सारे फरीकैन से अपना मौक़िफ़ लिया, वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब किया गया कोर्ट। तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के रहनुमा वहाँ हाजिर हुए, इलेक्शन कमीशन का ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि आईन पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन जो एक्ट है 2017 उसके मुताबिक ये एक तईद की गई है कि इलेक्शन जो है ये सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू ही आइन के मुताबिक मुनक्किद किए जाएं। तो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा फैसला आया और फैसला वही जो है हुकूमत पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया। जो वो चाह रहे थे कि ओपन बैलेटिंग के थ्रू मुनक्किद किए जाएँ, उसके बरखिलाफ आया और इस तरह फिर 3 मार्च 2021 को बाकायदा ये इलेक्शन जो है ये ओपन बैलेटिंग की सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू ही मुनक्किद किए गए। तो जहां ये सेनेट इलेक्शन जब हो रहे थे, जहाँ ये मुनक्किद हुए, वहीं बहुत सी क्यासराइयाँ, वहीं बहुत से इल्ज़ामात, वहीं बहुत सी बातें भी मंजर-ए-आम पर रहीं। यहाँ जब ये पूरे इलेक्शंस मुनक्किद हुए, उसके बाद जब काउंटिंग का अमल शुरू हुआ, तो जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर थे और जो सुपरवाइज़र थे, पोल सुपरवाइज़र, उनके मुताबिक 7 जो वोट्स हैं, 7 वोट्स वो ज़ाया किए गए थे। वो 7 वोट्स ज़ाया हो गए थे, उनको गलत तरीके से कास्ट किया गया था, तो उनको ज़ाया करार दिया गया। फिर इस तरह जो एक
पीटीआई के जो रहनुमा थे अब्दुल हफीज शेख वो हार गए। तो इस पर हुकूमत को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और हुकूमत ने इस बात पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन से नाला थी। और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान ये जो एक गैप आया, एक स्पेस आया, ये स्पेस की सबसे अहम वजह ये थी कि जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की तईद की, इस बात को इंसिस्ट किया कि इलेक्शन का जो सेनेट इलेक्शन हैं वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक ही सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू मुनक्किद किए जाएँ। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की तईद नहीं की, मौजूदा हुकूमत की जो रिकमेंडेशन थी उसके साथ उसकी फेवर नहीं की। तो इस पर मौजूदा हुकूमत और पीटीआई बड़ी नाला दिखाई दी। और इसके बाद जो एक इलेक्शन कमीशन ने पिछले माह मुनक्किद होने वाले डस्का के इलेक्शंस के दोबारा इलेक्शन यानी कि मुनक्किद कराने का 18 मार्च को जो मुनक्किद कराने का ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद कराने का जो फैसला दिया रीपोल का, उस रीपोल के फैसले पर भी मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन से नाराज़ थी। तो ये इलेक्शन कमीशन और जो मौजूदा हुकूमत के बीच में इस वक्त जो एक अहम तरीन ये कशीदगी बनी हुई है और एक ये गैप नज़र आ रहा है, बड़ी ही अहम तरीन एक स्पेस नज़र आ रहा है। इसकी सबसे अहम तरीन दो वजूहात ये थी। मौजूदा हुकूमत ने कहा कि जब एक 14 इलेक्शन का जो पोलिंग स्टेशन थे उन पर जब एतराज़ात थे, उन पर जब इल्ज़ामात लगाए गए थे तो आपको उसी पर मुनक्किद किए जाने चाहिए थे दोबारा ज़िमनी इंतखाबात। आपने पूरे ही एक जो ये NA 75 तहसील सियालकोट 4 तहसील डस्का के मकाम पर ये जो दोबारा आपने फैसला दिया है ये एक गैर मुनासिब सा है। तो आपको उन्हीं जो है मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशंस पर आपको सिर्फ ये फैसला देना चाहिए था। तो इसके साथ फिर इसके बाद फिर अब एक अहम तरीन इस पूरे मौजू में डेवलपमेंट तब देखने में आई कि जब 15 मार्च 2021 को हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के वज़रा की जानिब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस वक्त वफाकी वज़ीर तालीम हैं शफ़कत महमूद वो मौजूद थे। इसके साथ मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मौजूद थे। इसके साथ जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ब्रॉडकास्टिंग है शहबाज गिल वो मौजूद थे। तो इन तीन वज़रा ने पीटीआई के इन तीन वज़रा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई और हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का जो है मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़ा मांग लिया है और उन्होंने उनका ये कहना था कि अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे दे, मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो जाए, रिज़ाइन दे दे पूरा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट इस हवाले से देखने में आई। और इसके बाद फिर इसमें उनका ये भी कहना था कि आर्टिकल 215(2) जो है उसके मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 215(2) उसके मुताबिक ये एक्ट ये कहता है कि इलेक्शन जो है वो इस बात का रिस्पॉन्सिबल है, इस बात की जिम्मेदार है कि वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी जगह भी इलेक्शन हो रहे हो तो उसको फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट और जस्टिस और ऑनेस्ट तरीके से उनको मुनक्किद किया जाए। तो इलेक्शन जो है सेनेट इलेक्शन जो 3 मार्च 2021 को मुनक्किद हुए उसमें बिल्कुल ये चीज़ जो है इस तरह मुनक्किद कराने में नाकाम हुई और ये इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी नाकामी है। इसके साथ जो मौजूदा हुकूमत और जो पीटीआई यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बिलखसूस जो एक ख्वाहिश थी कि ये जो एक इलेक्शन मुनक्किद हुए हैं 3 मार्च 2021 के सेनेट इलेक्शन, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाना चाहिए। और इस बात की तायीद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले में की कि इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी का यूज़ लाजमी करना चाहिए था और वो फेल टू डू सो, वो करने में नाकाम रहे। तो इस बात पर फिर हुकूमत और मज़ीद जो है नाला होगी और नाराज़ होगी इलेक्शन कमीशन से। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिलखसूस उनकी ये ख्वाहिश थी कि हर बैलेट पेपर और हर एक वोट को इस तरह यानी कि कास्ट किया जाए कि अगर इलेक्शंस के बाद कोई रुकन और कोई उम्मीदवार जो है वो मुंह मोड़ता है, वो अपने ज़मीर बेचता है, ज़मीर का सौदा करता है, तो बाद में ये पता लग सके कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सा रुकन जो है वो उसने अपनी यानी कि एतमाद उसने तोड़ा है और दूसरे पार्टी को वोट दिया है या उसने जानबूझकर ये वोट ज़ाया किया। तो इस बात का इदराक लगाने के लिए, इस बात को पहचानने के लिए इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर्स के लिए एक ख़ास किस्म के बैलेट पेपर्स बनानी चाहिए थे और बैलेट पेपर पर एक खास किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्यूआर कोड लगा दिया जाना चाहिए था ताकि फिर बाद में इस बात का पता लगाया जा सके कि किस रुकन ने, किस उम्मीदवार ने अपनी पार्टी को जो है धोखा दिया है। तो इस बात पर भी इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया और इस पर भी हुकूमत फिर बड़े सख्त तरीके से नाराज़ हुई इलेक्शन कमीशन से। तो अब इलेक्शन कमीशन से बाज़ाब्ता तौर पर ये पूरे इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का
ऐलान कर दिया है और अब ये मुतालबा हो गया है बाकायदा तौर पर। इसके साथ जो तीनों वज़रा हैं उनका ये भी कहना था कि हम हर मोड़ पर और हर जो है सतह पर, हर स्टेप पर जाने के लिए, हर जो है एक सतह पर जाने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम जो है अदालत से भी रुजू करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है एक उनको अपनी मोहलत देते हैं कि वो खुद ही जो है इस्तीफ़ा दे दें, खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएं, डिज़ोल्व हो जाए पूरा इलेक्शन कमीशन विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं तो फिर हम इनके खिलाफ, आज ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, नहीं तो फिर हम इनके खिलाफ जो है ये एक कॉन्टेम्प्ट केस जो है, कॉन्टेम्प्ट ऑर्डर एक हम इनके खिलाफ लेकर आएंगे और कॉन्टेम्प्ट केस हम इनके खिलाफ जो है अदालत में दायर करेंगे और फिर इस तरह जो है ये पूरे तरीके से जो है डिसॉल्व हो जाएगी। तो अब हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक बड़ा ही ज़बरदस्त और सख्त स्टांस लिया गया है, सख्त रद्द-ए-अमल अपनाया गया है और बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है हुकूमत की जानिब से अब अपनाई गई और हुकूमत इस वक्त बड़ी ही अहम तरीन पोजीशन पर खड़ी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इसके साथ इसी पूरे इंसिडेंट की और इसी पूरे पहलू की दूसरी जानिब जो ओपोजिशन है, हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो इस फैसले की जो है हौसला शिकनी कर रही है। हुकूमत के इन तमाम तर बयानात का, इन तमाम तर जो ये स्टेटमेंट्स दी गई है, इस स्टांस का सख्ती से जो है एक इसकी हौसला शिकनी हो रही है। इसी के साथ वो इसकी इख्तिलाफ जो है कर रहे हैं, इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं और उन्होंने बड़ी ही जो है एक सख्त तरीके से जो है इसकी इख्तिलाफ दिखाया है उन्होंने अपना और सख्त तरीके से इसके बिल्कुल हौसला शिकनी की है हुकूमत के इन तमाम तर जो है पहलुओं की स्टेटमेंट्स की और स्टांस की। अब चूंकि अगर उनको पता है कि ये इलेक्शन अगर दोबारा मुनक्किद होते हैं और ये इलेक्शन एक बार फिर डस्का के हों या फिर सेनेट के, तो वो इस तरह जो है ये जो है हिज़्ब इख्तिलाफ की ये बुरे तरीके से एक बार फिर नाकामी होगी। गो कि अभी भी हुकूमत एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से है जो है वो सुरखरू हुई है, वो कामयाब हुई है, मगर फिर एक बार उनको इस बात का खदशा है, इस बात का डर है कि वो फिर एक बार कहीं नाकाम ना हो जाएं। तो इसके लिए हुकूमत वैसे भी जो है इख्तिलाफ जो हुकूमत के स्टेटमेंट्स हैं, हुकूमत के जो स्टांस है उनके साथ इख्तिलाफ करती है, उनकी हौसला शिकनी करती है। तो अब इसके साथ दोबारा इस बात के खौफ से, इस बात के डर से अब फिर अपोजिशन जो है इस फैसले की और इस पूरे स्टेटमेंट्स की जो है वो हौसला शिकनी कर रही है। इसी के साथ जो है बाकायदा तौर पर वो इलेक्शन कमीशन के साथ और इलेक्शन कमीशन के जो है इन तमाम तर फैसलों के साथ, इनके स्टेटमेंट्स के साथ पूरे खड़े होते हुए नजर आ रही है। वो इलेक्शन कमीशन के साथ बाकायदा तौर पर खड़ी हुई है। अगर इसके साथ अब अहम तरीन बात यह है कि ये होगा कैसे। अगर इस बात यहाँ कानून का जायजा लिया जाए तो कानून के मुताबिक आर्टिकल 218(3) जो है कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2017 का जो आर्टिकल 218(3) है, उसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरी इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ही सूरत में मुस्ताफ़ी हो सकती है कि अगर जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो है वो इनके खिलाफ फैसला दे दे और वो हुक्म अपनी हिदायत जारी कर दें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और वो इस बात का फैसला दे दें कि इलेक्शन कमीशन अब मुस्ताफ़ी हो सकती है, इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो वो अगर फैसला दे देते हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, तो देन फिर एक ही सूरत में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीसी और इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो सरबराही करते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होते हैं। इसके साथ इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन जो जजेस होते हैं वो शामिल होते हैं और 2 जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट से शामिल होते हैं। तो इस तरह ये एक मुकम्मल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो तश्कील दी जाती है। वो इन तमाम तर पहलुओं का जायजा लेती है, इन तमाम तर स्टेटमेंट्स का जायजा लेती है और उसके बाद अपना फैसला देती है। और अगर फैसला इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आता है तो फिर ही आर्टिकल 218(3) के खिलाफ सिर्फ जो है इसी सूरत में ये इलेक्शन डिसॉल्व हो सकती है, मुस्ताफ़ी हो सकती है। नहीं तो इसके अलावा और कोई कानूनी पहलू या कानूनी जो है चाराजोई नहीं है कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या पूरे इलेक्शन कमीशन को किसी भी सूरत में डिसॉल्व कराया जा सके। इसके साथ आज ही एक अहम तरीन डेवलपमेंट उस वक्त भी देखने में है कि जब इलेक्शन कमीशन ने आज के रोज़ एक जो अपने जारी किए गए एलामिया है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि उन्होंने कल जुम्मे के रोज़ ये अगले सेनेट इलेक्शंस में टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए और टेक्नोलॉजी के बेहतरीन यूज़ के लिए ई वोटिंग के लिए, खासकर जो ओवरसीज़ हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो
हक़ राय दही से महरूम रहते हैं, उनके हक़ राय दही को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, उनको भी शामिल करने के लिए वोटिंग में, उसके इस्तेमाल के लिए एक जो है इस प्रॉपर इस तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए और टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए अगले सेनेट इलेक्शन में ऑनवर्ड्स इसका जायज़ा लेने के लिए अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कल जो है जुम्मतुल मुबारक के रोज़ जो है ये एक अपनी कमेटी बुला ली है। इसमें प्रोफेशनल इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, मंजूरुल हक जो इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं, उनको भी बुला लिया गया है और इसके साथ जो है ये अब कल कमेटी बाकायदा इस पर बैठेगी और ये कमेटी इन तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लेगी कि आगे किस तरह सेनेट इलेक्शन या मजीद इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के यूज़ को बेहतरीन तरीके से ज़ेर इस्तेमाल लाया जा सकता है। इसके साथ जो हुकूमत के इन तीनों वज़रात थे, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तीन जो फवाद चौधरी थे मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका भी ये कहना था कि इस वक्त हम अटॉर्नी जनरल के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन खुद मुस्ताफ़ी हो जाती है, खुद डिज़ोल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम इस वक्त अटॉर्नी जनरल के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और हमारी पूरी जो एक लीगल टीम है उनके साथ रवाबित का सिलसिला जारी है। हमने अपनी तमाम तैयारी इस हवाले से कर ली है और हम जल्द ही इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसल से, अदालत से और बाकायदा तौर पर जो तमाम तर इस मुतलका अदालतें हैं उनसे रुजू करेंगे और किसी भी सतह पर जाकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये जो एक मजबूत एक ऑपोजिट जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं मौजूदा हुकूमत की और उनको डिग्रेड किया गया है, उनके खिलाफ एक जो है ज़बरदस्त स्टांस और स्टेटमेंट लेंगे और हर सतह पर जाके एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेंगे और हर सतह पर जाकर इलेक्शन कमीशन के इन जो है एक नाजायज़ फैसलों के खिलाफ लड़ेंगे। तो अब ये तमाम तर अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो कि अभी रिसेंटली देखने में आई और हुकूमत ने भी अब जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपना लिया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और दूसरी जानिब वहीं अपोजिशन जो है वो भी इलेक्शन कमीशन की फेवर कर रही है, इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है और हुकूमत की ज़बरदस्त तरीके से हौसला शिकनी कर रही है। तो अब इस हवाले से आगे मुस्तकबिल क्या होता है, क्या अहम तरीन डेवलपमेंट देखने में आएंगी और अब अदालत इस हवाले से क्या फैसला करेगी, पीटीआई के इस हवाले से क्या इरादे हैं और पीटीआई किस सतह तक जाएगी, ये तो यकीनी तौर पर वक्त ही बताएगा। तो हम इस हवाले से इनकलाब टीवी आपको बाकायदा हर सतह पर और हर मोड़ पर आपको तफसीली तौर पर आगाह रखेगा, बाखबर रखेगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना और अपने यूट्यूब चैनल का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ने